Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने आपको प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे और उसके हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद अपन तरंगे पढ़ रहे थे। हमने आपको तरंगों के बारे में बताया था। तरंगे अपन ने शुरुआत की थी क्या? अनुदैर्ध्य तरंगों से। हमने आपको बताया था अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। हमने फिर उसके बाद आपको बताया था अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। उसी के आगे की अपन को चर्चा करना है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, जो कि अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आती है। तो आज की क्लास में अपन लोग चर्चा करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण कैसे होता है। मतलब अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें अपनी दिशा में संचरित कैसे होती हैं। तो आपको मैं बताऊं तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं अपने संचरण की दिशा में क्षैतिज गमन करती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें, ये क्वेश्चन आता है भाई कि अनुदैर्ध्य तरंगें अपने संचरण की दिशा में कैसे गमन करती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें अपने संचरण की दिशा में क्षैतिज गमन करती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें अपने संचरण की दिशा में लंबवत गमन करती हैं। इस बात को याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगें अपने संचरण की दिशा में क्षैतिज गमन करती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें अपने संचरण की दिशा में अनुलंबवत या लंबवत गमन करती हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अपन लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ने वाले हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी तरंगें हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती हैं। यदि प्रश्न बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी तरंगें हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, आपको ये जानना जरूरी है उसके लिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें वो होती हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर तक होती है। मतलब वे तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर तक होगी, वे तरंगें कहलाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं कहाँ से जनरेट होती हैं? ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उससे जो आदि के कंपन से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि के कंपन से उत्पन्न होती हैं। देखिए नाभिक की चर्चा करते हैं तो नाभिक आपको बताऊंगा मैं आगे। नाभिक क्या होता है? नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए तो अपन लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों में, जैसे कि मैंने आपको बताया अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आती है और मैंने आपको बताया लंबवत चलती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकत्व दोनों होता है। इस कारण इसको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है। मतलब इसमें विद्युत और चुंबकत्व दोनों होता है, इस कारण इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं ये अपना संचरण कैसे करती हैं? अनुलंबवत, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें अनुलंबवत चलती हैं। चलिए अपन लोग अब देख लेते हैं। मैं आपको कोडिंग के जरिए बताता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी होती हैं। इस कोडिंग को अच्छे से याद रखिएगा। कोडिंग याद कर लेंगे तो पेपर में यदि क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है या इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आप इस कोडिंग के माध्यम से उसको याद रख सकते हैं। आपको मैं कोडिंग बताता हूं। गामा एक्स पर देखा अवरक्त रेडियो पर,
ये कोडिंग आप याद कर लीजिए, पूरी इस एक लाइन में पूरी विद्युत चुम्बकीय तरंगें छिपी हुई हैं। आपको क्रम बाय क्रम बताता हूं मैं। पहली विद्युत चुम्बकीय तरंग देखते हैं तो अपन कौन सी, गामा किरण है। दूसरी कौन सी है, एक्स किरण है। तीसरी पराबैंगनी किरण है। देखा से दृश्य किरण है। अवरक्त से अवरक्त किरण है। और रेडियो से रेडियो तरंगें या रेडियो किरणें। ठीक है, तो ये गामा एक्स पर देखा, अवरक्त रेडियो पर, मतलब गामा एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और रेडियो तरंगें, ये पूरी की पूरी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अब अपन लोग, ठीक है, इसके बारे में अपन लोग विस्तृत रूप से जानते हैं। तो पहला अपन लोग उठाते हैं गामा किरणें। गामा किरणें, गामा किरणें क्या होती हैं, जिनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात -14 से, जिनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात -14 से 10 की घात -10 तक होती है। जिनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात -14 से 10 की घात -10 तक होती है या इस रेंज के बीच होती है, वे किरणें कहलाती हैं गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणों की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गामा किरणों की खोज किसने की थी, सीधे क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा, गामा किरणों की खोज की थी किसने, हेनरी बैकरल। गामा किरणों के साथ साथ इन्होंने एक चीज की खोज और की थी, इनने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। हेनरी बैकरल ने रॉबर्ट पीरी और मैरी क्यूरी के साथ मिलकर, रॉबर्ट पीरी और मैरी क्यूरी के साथ मिलकर रेडियो सक्रियता की खोज की थी। इसी की खोज के लिए इनको 1903 में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मैरी क्यूरी जो हैं, मैरी क्यूरी नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पूरी दुनिया की पहली महिला हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हेनरी बैकरल, मैरी क्यूरी और रॉबर्ट क्यूरी ने मिलकर साथ में रेडियो सक्रियता की खोज की थी और इसके लिए, इस खोज के लिए इनको 1903 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। और ये याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी हैं, पहली महिला है दुनिया की जिनको नोबेल प्राइज मिला था इसी की खोज के लिए। तो गामा किरणें के बारे में आपको पता है, ये जनरेट किससे होती हैं, बहुत से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनके जनरेशन से जो किरणें उत्पन्न होती हैं वो कहलाती हैं अपनी गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणों में इतना था, आप ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, गामा किरणों की वेवलेंथ, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य इतनी ज़्यादा होती है कि ये 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी भेज सकती है। मतलब इनमें इतनी शक्ति होती है कि 30 सेंटीमीटर लोहे की चादर को भी भेज सकती हैं। चलिए दूसरी किरण अपन देखते हैं, दूसरी कौन सी है, दूसरी है एक्स किरण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत दूसरी कौन सी आती है, एक्स किरण। अब आपको बताऊं मैं, सबसे पहले तो यही बात हो जाती है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी, डब्ल्यू रॉन्टजन ने। डब्ल्यू रॉन्टजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नोबेल प्राइज जब स्टार्ट हुआ था तो पहला नोबेल प्राइज मिला था किसको, डब्ल्यू रॉन्टजन को। किसके लिए, एक्स किरणों की खोज के लिए। सन 1901 में नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको, डब्ल्यू रॉन्टजन को। मतलब डब्ल्यू रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी और इसके लिए पहला नोबेल प्राइज, जब नोबेल प्राइज चालू हुआ था, पहला नोबेल प्राइज किसको मिला, डब्ल्यू रॉन्टजन को। ठीक है, अब एक्स किरणों की वेवलेंथ कितनी होती है, बात करते हैं पहले। एक्स किरणों की वेवलेंथ होती है 10 की घात -10 से 10 की घात -8। ये वेवलेंथ आप ध्यान रखिएगा, ये सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं कि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो 10 की घात -10 से 10 की घात -8 ये एक्स किरणों की वेवलेंथ है। ठीक है, और ये मैंने बताया खोज किसने की थी, डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी। जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो पहले नोबेल प्राइज इनको मिला था एक्स किरणों की खोज के लिए। ठीक है, अगली अपन लोग देखते हैं कौन सी, अगली अपन ने बताई थी पराबैंगनी।
एक्स किरणों के बाद अपन चर्चा करते हैं अगली कौन सी, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, जैसा कि मैंने इसमें शुरू में आपको बताया था, इसकी खोज किसने की थी, गामा की और एक्स की। इसी तरह पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, जे.डब्ल्यू. रिटन ने, जे.डब्ल्यू. रिटन। इनके इन्वेंटर याद रखिएगा भाई, सीधे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी जे.डब्ल्यू. रिटन ने। ये वे तरंगें हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁸ से 10⁻⁷ मीटर के बीच होती है। मतलब पराबैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ से 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, याद रखिए। अब पराबैंगनी किरणों के यूज कई जगह किया जाता है भाई, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बहुत से यूज आते हैं, आप इसको याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है, आप देखेंगे फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है, फोटो खींचते हैं, उसके बाद जो फोटो धुलती है ना, वो प्लेट बनाने के लिए पराबैंगनी, उसमें मतलब पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है उन प्लेट्स में। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव में पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन लोग। देखिए, घर में आरओ सिस्टम लगा रहता है, उसमें यूवी रेस रहती हैं, मतलब पानी को शुद्ध करने में। ठीक है, पानी को शुद्ध करने में भी इनका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण जो होता है ना, दूध के पाश्चुरीकरण करने में भी पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी भाई, पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुईस पाश्चर ने, याद रखिएगा। ठीक है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। इन्हें एक चीज की और खोज की थी, रेबीज के टीके की। लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की भी खोज की थी। तो पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने, और रेबीज के टीके की खोज भी लुईस पाश्चर ने की थी। चलिए अगली अपन देखते हैं। तो अगली कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, दृश्य तरंगें। दृश्य तरंगें वे होती हैं, मतलब जिनसे अपन लोग, सीधी बात, कोई चीज को देखने के लिए जिनका यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को देखने के लिए जिन तरंगों का यूज किया जाता है उसको कहते हैं अपन लोग दृश्य तरंगें। इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इनकी तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁷ से 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। दृश्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, ये नोट करते जाइएगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, 10 तरंगों की कितनी होती है, 10⁻⁷ से 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक। ठीक है, दृश्य। और दृश्य तरंगों का यूज किस में करते हैं, देखने के लिए। दृश्य तरंगों की बात करते हैं, दृश्य तरंगों की खोज किसने की थी, दृश्य तरंगों की खोज की थी न्यूटन ने। इनके इन्वेंटर अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगली अपन देखते हैं कौन सी है। अगली है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की चर्चा करते हैं अपन लोग। तो अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल। अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों के साथ साथ एक और चीज की खोज की थी, जो अरुण ग्रह है ना, अरुण, जो अपन सौरमंडल में ग्रह पढ़ते हैं, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, तो अरुण ग्रह की खोज भी विलियम हर्शेल ने की थी। याद रखिएगा इस बात को। तो अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 7.8 इंटू 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर। इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 7.8 इंटू 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर। ठीक है, याद रखिएगा अवरक्त किरणों का। अब अवरक्त किरणों का यूज कहाँ किया जाता है, मतलब किसी भी गर्मी, आप देखेंगे पहले इंफ्रारेड चलता था, जब ब्लूटूथ वगैरह तकनीक नहीं थी, अब तो काफी कुछ आ गया, जेंडर, शेयरेड वगैरह। जब ब्लूटूथ वगैरह नहीं था तो आप देखेंगे इंफ्रारेड जो तकनीक थी उसके माध्यम से अपन लोग फाइल्स का ट्रांसफर करते थे। ठीक है, अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है रोगियों की सिकाई जो होती है, मतलब यदि किसी चीज से गर्मी का एहसास हो रहा है ना, तो वो गर्मी का एहसास अपन को अवरक्त किरणों के माध्यम से होगा। मतलब गर्मी की फीलिंग कराने के लिए अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन लोग देखते हैं कौन सी बचती है अपने पास, रेडियो तरंगें।
रेडियो तरंगों की चर्चा करते हैं अपन। तो रेडियो तरंगें आपको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि रेडियो तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लघु रेडियो तरंगें, एक होती है दीर्घ रेडियो तरंगें। ठीक है, लघु रेडियो तरंगें या दीर्घ रेडियो तरंगें। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज। और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने। ठीक है, लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने। लघु रेडियो तरंगों को हर्ट्जियन वेव्स भी कहा जाता है। इन तरंगों को हर्ट्जियन वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो लघु रेडियो तरंग की वेवलेंथ कितनी होती है? 10 की घात -3 से 1 मीटर तक। 10 की घात -3 से 1 मीटर तक होती है लघु रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य। और दीर्घ रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 1 मीटर से 10 की घात 4 मीटर। ये जो मैंने आपको बताया था वेवलेंथ 10 की घात -14 से 10 की घात 4 मीटर तक जो तरंगों की वेवलेंथ होगी वो कहलाएंगी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो स्टार्ट अपन ने गामा से किया था, खत्म अपन रेडियो पे कर रहे हैं। तो लघु रेडियो तरंगों की कितनी होती है? 10 की घात -3 से 1 मीटर तक। और दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक। ठीक है, रेडियो तरंगों का बताया मैंने। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। ठीक है, लघु रेडियो तरंगों का लघु रेडियो तरंगों का यूज कहाँ होता है? रेडियो संचार, टेलीफोन, मतलब ये सिग्नल्स वगैरह रहते हैं ना, रेडियो के संचार, टेलीफोन, टेलीविजन में जितने सिग्नल्स होते हैं ना, उनमें किया जाता है लघु रेडियो तरंगों का यूज। और दीर्घ रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है किसमें? वायरलेस। मतलब घर के जो टेलीफोन वगैरह रहेंगे तार वाले, उनमें अपन इसमें लघु रेडियो तरंगों का यूज होता है। और ये जो वायरलेस होते हैं, जितने वायरलेस संचार व्यवस्था जो होती है, उसमें दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब वायरलेस की बात की अपन ने, तो वायरलेस पता तो होना चाहिए वायरलेस की खोज किसने की थी। तो वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, जिसने दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की थी ना, उसकी खोज भी, वायरलेस की खोज भी उसी ने, मार्कोनी ने की थी। अब देखिए, ये दुर्भाग्यवश है, एक्चुअली इसकी वायरलेस की खोज तो अपने भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने की थी, लेकिन इंडिया में पैदा होना उनका दुर्भाग्य बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं। ये जो वायरलेस का पेटेंट है ना, ये मार्कोनी के नाम चला गया था। मतलब खोज तो जगदीश चंद्र बसु ने की थी, लेकिन इनके नाम पे पेटेंट हुआ था ये आविष्कार, इसलिए वायरलेस की खोज का श्रेय किसको जाता है? मार्कोनी। ठीक है, हाँ, बात करें अपन लोग वायरलेस के माध्यम से, जो अपना इंग्लिश चैनल आप लोग जानते होंगे, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक समुद्र का भाग है जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। तो वायरलेस के माध्यम से ही मार्कोनी ने सबसे पहले उस चैनल में सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए थे। ठीक है, याद रखिएगा, वायरलेस के माध्यम से सिग्नल इंग्लिश चैनल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पार कराए थे मार्कोनी ने। अब अपन थोड़ी सी चर्चा जगदीश चंद्र बसु की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात वायरलेस की आई है। तो जगदीश चंद्र बसु कौन थे भाई? जगदीश चंद्र बसु पहले भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों में खोज की। मतलब जगदीश चंद्र बसु ने ये बताया था, सबसे पहले दुनिया में ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने, इनने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र कैस्कोग्राफ का इन्वेंट किया था। कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। मतलब कैस्कोग्राफ की बात करें तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया पेड़ पौधों की वृद्धि नापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है, कैस्कोग्राफ का। तो जगदीश चंद्र बसु ने ही कैस्कोग्राफ की खोज की थी, याद रखिएगा।
और ये भी याद रखिएगा कि दुनिया के पहले वैज्ञानिक है जिनने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों में खोज की थी, ठीक है। और एक भी ये बात भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन पेटेंट हासिल करने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक, क्वेश्चन बनता है अमेरिकन पेटेंट हासिल करने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे जगदीश चंद्र बसु। किसके लिए? कैस्कोग्राफ की खोज के लिए, ठीक है। कैस्कोग्राफ की खोज की थी, इसलिए उनको अमेरिकन पेटेंट हासिल हुआ था। चलिए, तो अपन ने यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगें देख लिया। यहाँ पे अपना तरंग जो है पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। मैंने आपको ध्वनि के बारे में बताया था, प्रकाश के बारे में बताया था, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बताया था, ठीक है। इन 3 विषय के साथ, 3 टॉपिक के साथ साथ अपना पूरा तरंगें जो टॉपिक रहता है वो होता है खत्म। अब अपन लोग इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे।